Hello friends, I, Daire Bhatia, welcome you to my YouTube channel Maths DNA from origin to infinity. In this video, we are going to begin the first lecture of real analysis. This will be helpful for preparation of different competitive exams such as CSI NET JRF, any set level examination, GATE, IIT JAM, NBHM, or you can also prepare for your BSc and MSc from this. In this lecture, we will be discussing about topics that is basics of sets and functions. Let us begin. What will be the key points of the video? The first one, definition of set and well-known sets. Second, basic operations on sets. Third, power set. Fourth, Cartesian product. Fifth, definition of functions and its properties. And sixth, basic types of functions. So let us start. Firstly, definition of set and well-known sets. What is a set? A well-defined collection of distinct objects is called a set. Underline the one word distinct over here. Whenever in a question it is not mentioned that the given elements are distinct, you can always take them as a same element. सेट क्या होता है? तो सेट एक कलेक्शन है जिसके अंदर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आते हैं. यहाँ पे डिस्टिंक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और वहाँ पे डिस्टिंक्ट वर्ड का यूज नहीं किया गया है तो आप दो एलिमेंट्स सेम अज्यूम कर सकते हो और ये कई बार आपको हेल्पफुल होता है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में. हम दो एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं कि दोनों में से कौन सा सेट है और कौन सा सिर्फ एक कलेक्शन है. कंसिडर टू एग्जांपल्स. लेट A इक्वल्स टू अ कलेक्शन ऑफ गुड पीपल इन योर सोसाइटी. अब जहां पे भी रहते हो आप अच्छे जनों का एक ग्रुप बनाओ, एक कलेक्शन बनाओ. एंड सेकंड सेट B, कलेक्शन ऑफ ऑल द पीपल अबव 18 ईयर्स इन योर सोसाइटी. दूसरा आप एक ग्रुप बनाओ जिसके अंदर आप उन सब जनों को ऐड करोगे जिनकी एज 18 से ज्यादा है. अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सा कलेक्शन रहेगा और कौन सा एक सेट बनेगा. अभी तो दोनों आपको कलेक्शन लग रहे हैं, तो हम दोनों में से कौन सा सेट बनेगा? तो ए सेट नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज द रूल और द प्रॉपर्टी फॉर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट वेल डिफाइंड. मतलब कि गुड पीपल, लेकिन कौन सी सेंस में? अब वो वेल डिफाइंड नहीं है कि भाई गुड किस सेंस में वो गुड है. लेकिन बी जो है वो एक सेट बनेगा बिकॉज हियर द रूल फॉर द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ द एलिमेंट्स इज वेल डिफाइंड. मतलब कोई भी जना अगर आएगा तो हम उनसे पूछेंगे कि भाई आपकी एज क्या है. अगर वो 18 ईयर से अबव है तो वो हमारे बी कलेक्शन में ऐड हो जाएंगे. अगर उनकी एज 18 से कम है तो वो ऐड नहीं होंगे हमारे कलेक्शन में. तो जो बी कलेक्शन था उसके अंदर हमारे पास जो रूल था वो वेल डिफाइंड था, वो प्रॉपर था. लेकिन जो ए कलेक्शन हमने लिया था उसके अंदर हमारे पास जो रूल है वो वेल डिफाइंड नहीं है. तो by well defined we mean that there is no confusion or ambiguity regarding inclusion or exclusion of any object. मतलब कि well defined होने से क्या हो जाता है कि कोई भी जना आके वो कलेक्शन बना सकता है. उसको बस रूल पता होना चाहिए, रूल क्लियर होना चाहिए. अगर रूल क्लियर नहीं है तो वो कलेक्शन तो बन जाएगा लेकिन वो सेट नहीं बन पाएगा. तो नेक्स्ट हमारे पास नोट वही आ रही है कि कलेक्शन कैन बी एनीथिंग बट अ कलेक्शन विथ अ वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी इज अ सेट. तो सेट बनने के लिए कलेक्शन को एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. सेकंड, सिंस एन एम्प्टी कलेक्शन इज वेल डिफाइंड. हम लोगों ने ये मान लिया है कि भाई एम्प्टी सेट अज्यूम करके चल रहे हैं. नहीं, एम्प्टी सेट भी डेफिनेशन से ही हमें मिला है कि सिंस एन एम्प्टी कलेक्शन इज वेल डिफाइंड. एम्प्टी कलेक्शन वेल डिफाइंड है. आप कोई भी एलिमेंट लो, फिर आपको अगर उस एलिमेंट को एम्प्टी कलेक्शन में ऐड करना है कि नहीं करना है तो आपको पता है, इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, तो आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे. क्यों? क्योंकि हमें जो कलेक्शन रखना है वो एम्प्टी रखना है. तो सिंस एन एम्प्टी कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, so we have an empty set also called null set or
void set and denoted by phi or just empty brackets. तो empty set definition से हमें मिला है, ऐसा नहीं है कि हमने assume कर लिया कि चलो एक empty set भी ले लेते हैं, नहीं, प्रॉपर डेफिनेशन का अगर हम यूज कर रहे हैं कि empty set में कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, मतलब अब कोई भी जना अगर सेट बनाने बैठेगा empty set, तो हर एक एलिमेंट को रिजेक्ट करते जाएंगे, तो हर एक एलिमेंट रिजेक्ट हो गया तो वो डेफिनेशन से ही हुआ कि हमें पता है कि सेट के अंदर हमें कौन सा एलिमेंट ऐड करना है और कौन सा ऐड नहीं करना है, वहीं से हमें एम्प्टी सेट मिल गया। और थर्ड कि सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड मेंबर्स ऑफ सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके मेंबर्स को स्मॉल से, लेकिन इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सेट को भी स्मॉल से डिनोट कर सकते हो और उसके मेंबर्स को भी आप कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हो। और सेट लिखने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर मेथड है कि लेट ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट, भाई कौन सा ऑब्जेक्ट हमें लेना है, सपोज n बिलोंग्स टू n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हम कोई नंबर ले रहे हैं, q से ले रहे हैं, z से ले रहे हैं, कौन से कलेक्शन में से हम एलिमेंट ले रहे हैं, और दूसरा रूल फॉर कलेक्शन कि भाई वो रूल क्या है, उसकी एज 18 से अबव है, वो ज्यादा है 3 से, ग्रेटर देन 3, लेस देन 5, व्हाटएवर, अगर ये दोनों चीज होती हैं तभी जाके एक सेट बनता है। नाउ सम वेल नोन सेट्स, हमारे पास कुछ सेट्स हैं जो हम सबको बेसिकली पता है और वो हमें काफी यूजफुल भी होते हैं हर जगह पे। सबसे पहले आता है n, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। सेकंड z, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। थर्ड q, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। Fourth, Q complement, that is the set of all irrational numbers. And fifth, R, that is the set of real numbers. ये 5 वेल नोन सेट्स हैं जो हमें पता है और इन सेट्स पे ही हर एक क्वेश्चन फॉर्म होता है, यही उनके डोमेन होते हैं, यही उनके रेंज को डोमेन सब होते हैं, आगे हम वो भी पढ़ेंगे। अब नोट, सबसे पहली नोट, नो सेट इज अ मेंबर ऑफ इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, if x is a member in the set capital X, we write x belongs to x, that is small x belongs to capital X, and for any set capital X does not belongs to X। मतलब कि एलिमेंट्स किसी सेट के अंदर आ सकते हैं लेकिन वो सेट खुद अपने आप में कभी नहीं आएगा। अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि whenever we create or define a set, a new object is created। जब भी हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं तो एक पूरा नया ऑब्जेक्ट बन गया, एंड दिस ऑब्जेक्ट डेफिनेटली फेल्स टू सेटिस्फाई द रूल फॉर द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सेम सेट। अब ये जो कलेक्शन हमें मिल गया, जो हमने सेट बना लिया, नया ऑब्जेक्ट बना लिया, वो खुद वो रूल सेटिस्फाई नहीं करेगा जो सेट में आने के लिए एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये बात हमेशा याद रखना कि नो सेट इज अ मेंबर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट खुद का मेंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। वो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा थियरम आता है या पैराडॉक्स है एक्चुअली, कि रसल्स पैराडॉक्स, देयर इज नो सेट ऑफ ऑल सेट्स। आई रिपीट, देयर इज नो सेट ऑफ ऑल सेट्स। आपके पास ऐसा कोई सेट डिफाइन नहीं कर सकते आप कि जिसमें हर एक सेट आ जाए। चलो इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं कि लेट इफ पॉसिबल x बी द सेट ऑफ ऑल सेट्स। मैंने एक सेट मान लिया है जिसके अंदर मैं सारे सेट्स को लेके आ रहा हूँ, दुनिया में जितने भी सेट्स हैं सब सेट को हम x के अंदर लेके आ रहे हैं, दैट इज x इक्वल्स टू a, वेयर a इज अ सेट। अब a हमारे पास टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है और a इज अ सेट, वो हमारी प्रॉपर्टी है। तो ये हमारा जो x है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, तो x भी एक सेट बनना चाहिए। बाय डेफिनेशन ऑफ x इट इज अ सेट, क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन बन गया कि भाई इसके अंदर कौन आना चाहिए, तो वो हर एक सेट आना चाहिए। तो x भी हमारा एक सेट है, लेकिन आगे हमने पढ़ा है कि x बिलोंग्स टू x, तो अगर ये सेट है x हमारा तो x बिलोंग्स टू x होगा, बट विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज नो सेट कैन बी मेंबर ऑफ इटसेल्फ। तो ये एक रसल का पैराडॉक्स है, आपको ये पता होना चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आ जाता है कि प्रूव दैट देयर इज अ सेट ऑफ ऑल द सेट्स, तो नहीं, देयर इज नो सेट ऑफ ऑल द सेट्स। नेक्स्ट आती है हमारे पास टॉपिक सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं?
So let A and B are sets. हमने दो सेट ले लिए A और B and X belongs to A implies X belongs to B. अगर X कोई एलिमेंट A के अंदर है तो वो X B के अंदर भी होगा. Then we say A is a subset of B and denoted by A subset B. एक और डेफिनेशन है हमारे पास सबसेट की कि there does not exist any X belongs to A such that X does not belongs to B. Then we say that A is a subset of B. ये काफी अच्छी डेफिनेशन है कंपेयर टू ऊपर हमें जो दी गई है कि there does not exist any X belongs to A, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट A के पास नहीं है such that X does not belongs to B, कि वो B के अंदर ना हो. Then also we can say that A is a subset of B. अब छोटे से दो एग्जांपल देख लेते हैं बेसिक से. Let A equals to 1 2 and B equals to 0 1 2, then A is a subset of B. And if A equals to 1 3 and B equals to 0 1 2, then A is not a subset of B. Basic examples. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं और हम मान के चल रहे हैं कि A is a subset of A and empty set is also a subset of A. But why? कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? बस पढ़ लिया, समझ लिया, एग्जाम में काम आ गया, हो गया खत्म? नहीं. आप सोचो कि हर एक सेट खुद का सबसेट कैसे बन रहा है और हर एक सेट का एक सबसेट एम्प्टी सेट भी क्यों है. तो ये जो हमने दो डेफिनेशन आगे पढ़ी उससे इंप्लाई होके आ रहे हैं कि लेट ए एंड ए आर सेट्स. अब ए और बी की जगह पे देखो उन्होंने आगे भी डेफिनेशन में नहीं मेंशन किया कि वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए. आगे डेफिनेशन जहां पे हमने सबसेट की पढ़ी, अब एक बार फिर से पढ़ो वो कि लेट ए एंड बी आर सेट्स. ए और बी सेट है, वो डिस्टिंक्ट है ऐसा उन्होंने मेंशन नहीं किया है. तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा था कि अगर डिस्टिंक्ट मेंशन नहीं किया गया है कहीं पे भी क्वेश्चन के अंदर या डेफिनेशन के अंदर तो आप दोनों एलिमेंट्स को सेम ले सकते हो. तो यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कि लेट ए एंड ए आर सेट्स, देन x बिलोंग्स टू a implies x बिलोंग्स टू a. x a के अंदर है तो x a के अंदर होना ही चाहिए. देन वी से a इज अ सबसेट ऑफ a आएगा एंड डिनोटेड बाय a इज अ सबसेट ऑफ a. हम जो सेकंड डेफिनेशन है उसका यूज करके कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू phi such that x does not belongs to a, and which implies that empty set या phi set या void set या null set is a subset of a. तो ये जो दोनों है कि a is a subset of a and empty set is a subset of a, वो हमें डेफिनेशन से इंप्लाई करके मिले हैं, हमने उनको अज्यूम नहीं किया है. अब आगे बढ़ते हैं. ऑपरेशंस ऑन सेट बेसिक ऑपरेशंस हैं जो आपको पता है, लेकिन एक बार हम रिवाइज कर ले रहे हैं ताकि आगे हम इसके अंदर कहीं गलती ना करें. Let A and B be two sets, then the first one union. Union क्या होता है? The union of A and B denoted by A union B is defined as the set X such that X belongs to A or X belongs to B. A union B में वो एलिमेंट्स आएंगे जो या तो A के अंदर है या तो B के अंदर है. Every element should be taken only once in the union if they are repeated. अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो आपको बस एक ही बार लेना है बेसिक. और एक छोटा सा एग्जांपल हमने ले लिया कि A equals to 1 2 and B equals to 2 3, then A union B equals to 1 2 3. Or if A equals to Q set of rationals and B equals to Q complement set of irrationals, then A union B equals to R, the set of real numbers. सेकंड हमारे पास आता है इंटरसेक्शन. The intersection of sets A and B denoted by A intersection B is defined as the set X where X belongs to A and X belongs to B. वो दोनों के अंदर आना चाहिए. और A intersection A equals to A and A intersection B equals to A if A is a subset of B. Also if A intersection B equals to empty if A and B are distinct. यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं काफी सारे एग्जाम में कि प्रॉपर्टीज को यूज करके. दो एग्जांपल्स लेते हैं छोटे से कि if A equals to 1 2 and B equals to 2 3, then A intersection B is a singleton element 2. And if A equals to n where n belongs to n, the set of all positive integers, and B equals to minus n, the set of all negative integers, then A intersection B is empty. नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस. डिफरेंस क्या होता है दो सेट्स का? The difference of A and B denoted by A minus B is defined as the set where elements are X
such that x belongs to A and x does not belongs to B। मतलब कि जो A सेट था आपके पास, आपको उसके एलिमेंट्स रखने हैं और जो B में आ रहे हैं A के कॉमन, उनको निकाल देना है। It implies that A minus B is the set of all elements of A not belonging to B। मतलब वही एलिमेंट्स आपके पास बच जाएंगे कि जो B के अंदर नहीं है लेकिन A के अंदर हैं। Similarly, we define B minus A where x such that x belongs to B and x does not belongs to A। कुछ नोट आते हैं यहाँ पे हमारे पास वापस से कि A minus B is not equal to B minus A। Second, A minus B is a subset of A and B minus A is a subset of B। Also, A minus B intersection B minus A is equals to an empty set। And for example, you can take same sets again, A equals to 1, 2 and B equals to 2, 3. This will give you A minus B equals to 1 and B minus A equals to 3. The fourth one is a complement। The complement of A in the set U denoted by AC, U is a universal set, is defined as the set such that x belongs to U and x does not belongs to A। मतलब कि जो एलिमेंट A में नहीं है उन सब का आप सेट बनाओ तो वो आपको एक कॉम्प्लीमेंट दे देंगे। Denoted by A complement equals to U minus A। Also A union A complement equals to U and A intersection A complement equals to empty। एक बात देखो, आप हमेशा याद रखना कि जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कभी ये मत सोच के चलो कि हमें तो ये आता है, हमने तो ये कर लिया है। जैसे ही आपने ये सोचा कि हमें तो ये आता है, हमने ये कर लिया है, आप कभी उसको सीख नहीं पाओगे, कभी उसको डिटेल में स्टडी नहीं करोगे और एग्जाम्स में फिर सिली मिस्टेक्स करोगे। सो नेवर थिंक दैट यू नो दिस टॉपिक। ऑलवेज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, prepare from the basics and always revise definitions। Once you have a good command over definitions, you can tackle each and every question easily। Moving on, A complements complement is equals to A, and if A and B are subsets of U and A is a subset of B, then B complement is a subset of A complement। कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं जहां पे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़े बहुत रिजल्ट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है पावर सेट। व्हाट इज अ पावर सेट? बेस्ट है जब नेक्स्ट लेक्चर में हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स डिस्कस करेंगे तो हमारे पास पावर सेट सबसे इंपॉर्टेंट होगा वहां पे, तो हमें पावर सेट पता होना चाहिए। पावर सेट क्या है? The power set of A denoted by PA is defined as the set X where X is a subset of A। मतलब कि PA is a collection of all possible subsets of A। हर एक सबसेट का आप एक कलेक्शन बनाओ और उससे जो एक सेट बनेगा वो होगा पावर सेट। हमारे पास एक फॉर्मूला भी है कि if number of elements in A equals to n, then number of elements in power set of A equals to 2 raised to n हो जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर A के पास हमारे पास 3 एलिमेंट्स है 1, 2 and 3, then number of elements in power set of A will be 8, 2 raised to 3 और वो 8 एलिमेंट्स ये रहे आपके पास। एम्प्टी सेट सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, 1 2 2 3 1 3 and 1 2 3, that is set itself। Moving on, the next term is Cartesian product। Cartesian product क्या होता है? तो if A and B are non-empty sets, यहाँ पे देखो मेंशन किया है कि A भी नॉन एम्प्टी होने चाहिए। सबसेट में हमारे पास नॉन एम्प्टी कुछ मेंशन नहीं किया गया था। आप हर एक डेफिनेशन को जब पढ़ रहे हो तो वहां पे अंडरलाइन करो कौन से वर्ड्स हैं जो डिफरेंट हैं, वही आपको इंपॉर्टेंट काम आते हैं एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए। Then the Cartesian product A cross B of A and B is the set of all ordered pairs AB with A belongs to A and B belongs to B। We write A cross B as AB where A belongs to A and B belongs to B। And for a small example, let A equals to AB and B equals to CDE, then A cross B will be AC AD AE, BC BD and BE। You also need to note down that A cross B is not equals to B cross A whenever A is not equals to B, and if any one of A and B is empty, then A cross B is empty। अगर दोनों में से कोई एक empty हो गया तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको वो हमेशा एक empty सेट ही देगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शंस एंड इट्स
फंडामेंटल्स, फंक्शंस क्या होते हैं और उनकी क्या टाइप्स हैं। तो a relation f from a non-empty set A to another non-empty set B is said to be a function if for each element x belongs to A, there exists a unique element y belongs to B and denoted by f of x and is called the value of x under f। जब भी आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स दिए जा रहे हैं A और B, ए के हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास एक यूनिक एलिमेंट मिल रहा है बी में, जब भी आप उस पर एक फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, वी राइट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए इंप्लाइज ए टू बी। अब फंक्शन और सेट जब साथ में आते हैं तो वो हमें तीन चीजें देते हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। कि एक फंक्शन का डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। सिंपल है कि फॉर अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, द सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ, जहां से हम एलिमेंट्स ले रहे हैं वो हमारा डोमेन हो जाता है। एंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ, रिटन एज एफ ए। वो एलिमेंट्स हमने जो लिए वो कौन से एलिमेंट्स पे मैप हुए, वहां कौन से एलिमेंट्स पे वो जा रहे हैं, जो इमेज मिली वो हमारी रेंज बन जाएगी। whereas B is called the कोडोमेन, और जो पूरा सेट B था, ऐसा हो सकता है कि B के सारे एलिमेंट्स कवर ना हुए हो, कुछ एलिमेंट्स रह गए हो, तो वो रेंज में नहीं आएंगे लेकिन वो कोडोमेन में आएंगे। एक और रिजल्ट है हमारे पास कि रेंज ऑफ अ फंक्शन दैट इज f of a is always a subset of B। वो B का सबसेट हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो इक्वल है तो उससे छोटा होगा रेंज। डायग्राम से ज्यादा अच्छे से हम समझ सकते हैं कि जो सेट A है वो आपका डोमेन है, आपने उस पर फंक्शन अप्लाई किया, आपके पास कुछ एलिमेंट्स थे A के अंदर, वो जिन एलिमेंट्स पे मैप हो रहे हैं वो एलिमेंट्स रेंज बनाएंगे, और बाकी अगर कुछ एलिमेंट्स बच जाते हैं B में बाहर तो वो आपकी एक कोडोमेन बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भाई टू फंक्शंस f एंड g आर सेड टू बी इक्वल। अब अगर फंक्शन है तो इक्वल है कि नहीं है, इक्वालिटी हम हमेशा चेक कर सकते हैं दो चीजों के बीच में, फंक्शन हो, एलिमेंट हो, सेट हो। याद रखना हमेशा जैसे ही एक से ज्यादा कोई कुछ भी हो जाता है तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि क्या इक्वल है कि क्या इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले दो फंक्शंस कब इक्वल होंगे, व्हेन डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g। दोनों फंक्शन का डोमेन सेम होना चाहिए। और सेकंड, फॉर ऑल x f of x इक्वल टू g of x। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि लेट a एंड b बी टू फाइनाइट सेट्स। a और b अगर दो फाइनाइट सेट्स हैं हैविंग m एंड n एलिमेंट्स, a के पास m एलिमेंट्स है, b के पास n एलिमेंट्स है, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b इज n रेज टू m, या कार्डिनलिटी ऑफ b रेज टू कार्डिनलिटी ऑफ a। आगे टॉपिक आएगा कार्डिनलिटी का, लेकिन अभी आप इसको समझ लो, n रेज टू m आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस मिल जाएंगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेक्चर के अंदर, स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस। बेसिक तीन ही है हमारे पास, 1-1, on-to एंड 1-1 on-to, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स को, कई सारे पीएचडी कैंडिडेट्स को भी ये टॉपिक्स क्लियर नहीं होते हैं और इंटरव्यू में उनसे 1-1 on-to के बारे में पूछा जाता है और वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं और वो सिलेक्ट नहीं होते हैं। तो अच्छे से पहले समझ लो 1-1 क्या होता है, on-to क्या होता है और बाइजेक्टिव क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं 1-1 से। इंजेक्टिव और 1-1 फंक्शन। The function f from a to b is said to be 1-1 or injective if whenever x1 is not equals to x2 implies that f of x1 is not equals to f of x2। जब दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं तो उनकी इमेज जो मिल रही है वो भी इक्वल नहीं होगी, तब वो एक फंक्शन 1-1 बनेगा। या तो फिर हमारे पास एक और डेफिनेशन है कि the function f from a to b is said to be 1-1 or injective if whenever f of x1 equals to f of x2 implies x1 equals to f2। जब भी उनकी इमेज सेम हो जाती है तब वो दोनों एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि if x1 equals to x2 implies f of x1 equals to f of x2 then the function is 1-1।
नहीं, ऐसा नहीं होता है। दो डेफिनेशन है, आप दोनों को ध्यान से समझो कि अगर एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 implies इमेज f of x1 इज नॉट इक्वल्स टू f of x2, तो उनकी इमेज इक्वल नहीं हो सकती है। या तो फिर अगर इमेज इक्वल है, f of x1 इक्वल्स टू f of x2, तो एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं लिखा है कि अगर एलिमेंट्स इक्वल है तो इमेज इक्वल है। इट इज नॉट गिवन दैट इफ x1 इक्वल्स टू x2 देन f of x1 इक्वल्स टू x2 देन द फंक्शन इज 1 1। नहीं, ये नहीं होता है। और नो एलिमेंट इन द डोमेन करस्पॉन्ड टू द सेम एलिमेंट इन द रेंज। डोमेन का कोई भी एलिमेंट सेम एलिमेंट्स पे नहीं जा सकता है रेंज की। एक नोट आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे कि इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स। देखो यहाँ पे हर जगह पे मेंशन किया गया है फाइनाइट सेट, तो उसका इंपॉर्टेंस है। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फाइनाइट मतलब आपको बेसिक आइडिया होता है कि फाइनाइट क्या होता है। having m and n elements respectively, then number of 1 1 functions from a to b is npm, where n is greater than equals to m and 0 if n is less than m। 1 1 कब बनेगा? जब आपके पास डोमेन में ज्यादा एलिमेंट्स हो। को डोमेन से अगर डोमेन में कम है तो 1 1 का चांस ही क्रिएट नहीं होता है। सेकंड हमारे पास आता है ऑनटू या सर्जेक्टिव फंक्शंस। The function f from a to b is said to be onto or surjective if range of f, that is image of f of a equals to b, that is range of f equals to b। हर एक एलिमेंट जो रेंज में आ रहा है वो पूरे b को कवर कर रहा है, then the function is said to be onto। and note, no element in domain corresponds to the same element in the range, and if a and b are finite sets having m and n elements respectively and let one less than equals to n less than equals to m, then number of onto functions from a to b। onto functions कितने बनेंगे a से b से? तो n raised to m minus summation r running from 1 to n minus 1 raised to r plus 1 ncr n minus r raised to m, where ncr is n factorial upon n minus r factorial into r factorial। कई बार एग्जाम्स में सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको दे देते हैं, वहां पे आपको m और n वैल्यू दे देते हैं कि लेट m be 4 and n be 3, then find total number of 1 1 functions, find total number of onto functions, find total number of functions। यहाँ तो फिर आपको क्वेश्चन आता है कि चेक whether the given function is 1 1 onto 1 1 but not onto but not 1 1। ऐसा कंबाइंड क्वेश्चन आपको हर बार हर एक एग्जाम में मिल ही जाएगा। एंड द लास्ट bijective or 1 1 onto function। if a function f from a to b is 1 1 and onto, then it is called a bijective function। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी के ऊपर। उसमें हम वापस से डिफाइन करेंगे कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। अभी हमने जो पॉइंट्स पढ़ लिए फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट, वो आगे जाके हम उसको अच्छे से डिफाइन कर लेंगे। लेकिन मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको बेसिक आइडिया है फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होते हैं, तो उतना डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू, एंड यू कैन बी अ मेंबर ऑफ आवर सोशल क्लब एंड वॉच 270+ वीडियोस on our YouTube channel and get a complete study material for any higher mathematics competitive exam from our Telegram channel।